कम कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे और मेरे नावल को एंजॉय कर रहे होंगे। नए आने वाले व्यूवर से गुजारिश करूंगी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नई आने वाली हर वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। हम नावल पढ़ रहे थे मंजिले इश्क, जिसकी राइटर है हरम शाह। आइए चलते हैं अपने नावल की तरफ। हियर वी गो। सुबह होते ही हानिया और अंस फानिया के पास जाने के लिए तैयार हो चुके थे। हानिया, तुम ये पहन लो, हमें वहां अपनी पहचान बदल कर जाना होगा और जितनी खामोशी से हो सके वानिया को इस घर से निकालना है और अपने साथ लेकर आना है। अंस ने पठानी दर्ज के कपड़े हानिया की तरफ बढ़ाते हुए कहा। हानिया ने इन्हें पकड़कर हाँ में सर हिलाया। लेकिन इस शख्स ने बताया था कि इनके गांव में बहुत ज्यादा पहरा होता है, हम इस गांव में दाखिल कैसे होंगे। इस बात की तुम फिक्र मत करो, एक आइडिया है मेरे दिमाग में, तुम बस वानिया को वहां से निकालने के बारे में सोचो। हानिया ने हाँ में सर हिलाया और कपड़े बदलने चली गई। थोड़ी देर बाद ही वो जामुनी रंग का फ्रॉक और खुली सी शलवार पहनकर कमरे से बाहर आई तो इसकी नजर अंस पर पड़ी जो मुकम्मल तौर पर बदला हुआ था। सफेद शलवार कमीज पर ब्राउन चादर ली और सर पर ब्राउन पठानी टोपी पहने वो किसी सल्तनत का शहजादा लग रहा था। चले? अंस ने इसकी जानिब देखकर सवाल किया तो हानिया ने जल्दी से दुपट्टा सर पर लेकर और अपना चेहरा छुपा लिया और इसके साथ बाहर आकर एक बस में बैठ गई। थोड़ी देर के बाद ही बस चलने लगी। हाथ से लेकर अब तक कई बार अपना प्लान डिस्कस कर चुके थे, लेकिन फिर भी ना जाने क्यों हानिया का दिल बहुत ज्यादा डर रहा था। आपसे कुछ पूछूं? अंस ने आहिस्ता से कहा। आपको कल पता कैसे लगा मैं कहाँ हूं? कल का वाकया याद करते अंस ने फिर से अपनी मुट्ठियां भींच ली। जो शख्स तुम्हें लेकर गया था इसके साथ एक और आदमी था, मैंने इसे पकड़ा और इसी से पता मालूम किया। ये तो शुक्र है मैं वक्त पर पहुंच गया। हानिया ने हाँ में सर हिलाकर बाहर की जानिब देखा जहां वो बस पहाड़ों पर से गुजर रही थी। अंस, मुझे बहुत डर लग रहा है, हम वानी को बचा तो लेंगे ना? अंस ने इसके हाथ पर अपना हाथ रखा। इंशाल्लाह। हानिया हल्का सा मुस्कुराई फिर से बाहर देखने लगी। अगर अल्लाह ने चाहा वो बहुत जल्द अपनी बहन के पास होगी। रागा को मरजान ने बताया कि वानिया ने सुबह से कुछ नहीं खाया और अभी भी वो बस रो रही थी। ये जानकर रागा खुद खाना लेकर इसके पास आया और खाना इसके सामने रखा। खाना खाओ वानिया, रागा ने इसे हुक्म दिया, लेकिन वानिया ने अपना सर घुटनों से नहीं उठाया और वो बस सर झुकाए रोने में मसरूफ थी। रागा ने गहरा सांस लिया। ओ मेरी अफगान जलेबी, खाना खा लो अपने प्यारे जिन की खातिर। रागा ने इसका चेहरा ऊपर करते हुए कहा, लेकिन वानिया ने गुस्से से इसका हाथ झटक दिया। दूर रहे मुझसे। वानिया गुस्से से चलाई, लेकिन अब रागा का सब जवाब दे चुका था, इसीलिए आगे बढ़ा और वानिया के बाल अपनी मुट्ठी में जकड़कर इसका चेहरा ऊपर अपने करीब किया। शराफत से खाना खाओ वरना मुझे अपने तरीके से भी खिलाना आता है। रागा के घूर के कहने पर वानिया मजीद रवानी से बहते आंसू बहने लगे। रागा ने इसे अपने साथ बिठाया और नवाले तोड़कर इसके मुंह में डालने लगा, जबकि वानिया अब के इसके खौफ से चुपचाप खाना खा रही थी। ये हुई ना बात जाने रागा, तुम्हें अपनी नाजुक जान का बहुत ख्याल रखना है, क्योंकि तुम्हारा शौहर अपना हक लेने पर आया ना तो तुम इसे झेलने की ताकत नहीं रखती। रागा ने इसका गल सहलाते शरारत से कहा, लेकिन वानिया बस इसी नफरत और अफसोस से देख रही थी। आप इतने बुरे तो नहीं थे अमवान, मुझे लगा आपके अंदर अभी भी अच्छाई है। वानिया ने रोकर कहने पर रागा बस मुस्कुराया था। इसमें गलती सरासर तुम्हारी है जाने रागा, तुम्हें मुझ में अच्छाई ढूंढ रही हो, मुझ में पैदा होने पर भी नहीं थी। रागा ने जहरीली मुस्कुराहट इसकी जानिब उछाली और वहां से उठ खड़ा हुआ। आप वैसे भी तो मेरे बाबा से सौदा कर सकते थे ना, अब बस मेरा नाम ले लेते इनके सामने, वो कुछ भी कर गुजरते। ये सारा प्यार और निकाह का दिखावा करने की क्या जरूरत थी? हम जाने रागा, तुम नहीं समझोगी। वैसे तुम्हारा बाप तुमसे मुझे छीन सकता था, लेकिन तुम्हारे दिल और वजूद पर हुकूमत करने के बाद वो कुछ भी कर ले। अचानक रागा वापिस आया और वानिया के गिर्द हाथ रखकर इससे इतना करीब हुआ कि वानिया इसकी सांसों की तपिश अपने चेहरे पर महसूस करने लगी। वो तुम्हें मुझसे नहीं छीन सकता, तुम्हारा दिल और वजूद सिर्फ रागा का रहेगा, लखते जिगर मेरे मरने के बाद भी। रागा ने वहशी अंदाज में इसके नाजुक गाल से अपनी दाढ़ी रब की और इससे दूर हो गया। आप बहुत बुरे हैं, इस दुनिया के सबसे बुरे इंसान।
وانیہ خود میں سمٹ کر روتے ہوئے کہا، جبکہ اس کی بات پر راحت تلخی سے مسکرایا۔ اب تم نے مجھے ٹھیک سے پہچانا ہے، جانے لگا میں بہت برا ہوں، شاید شیطان سے بھی زیادہ۔ راغب اپنی بات کہہ کر وہاں سے چلا گیا اور وانیہ کتنی ہی دیر اپنے گھٹنوں پر چہرہ چھپائے روتی رہی۔ مجھے اپنے گھر جانا ہے، اللہ پاک میری مدد کرے، آپ تو ہر چیز پر قادر ہیں، میری مدد کرے، وانیہ نے روتے ہوئے کہا، پھر بہت دیر تک وہیں بیٹھ کر روتی رہی۔ جنت کل سے اپنے کمرے میں بند تھی۔ سلار کئی بار اسے فون کر چکا تھا لیکن جنت نے اس سے کوئی بات نہیں کی۔ وہ اسے کہتی بھی کیا، اس کے پاس کہنے کے لیے کچھ بھی تو نہیں تھا۔ میں اندر آ جاؤں؟ شیان کی آواز پر جنت جلدی سے اٹھی اور دوپٹہ ٹھیک سے لے کر وہاں ہاں میں سر ہلایا۔ شیان نے اس کے پاس آ کر پیار سے اس کا چہرہ تھام کر اپنے سینے سے لگایا۔ میرا بچہ ناراض ہے مجھ سے؟ جنت نے فوراً انکار میں سر ہلایا۔ میں آپ سے بہت پیار کرتی ہوں پاپا، آپ سے ناراض ہو سکتی ہوں؟ جنت نے آنسو پوچھ کر کہا تو شیان نے اس کا چہرہ ہاتھوں میں پکڑ کر اسے گہری نگاہوں سے دیکھا۔ اس سے بھی زیادہ پیار کرتی ہو اپنے بابا سے؟ شیان کے سوال پر جنت کی نگاہیں جھک گئی اور بہت سے آنسو ان کی سنہری آنکھوں سے نکلے تھے۔ میں نہیں جانتی بابا کہ ان کے بابا نے کیا 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 تھا، میں بس اتنا جانتی ہوں وہ بہت اچھے ہیں، مجھے ان کے بغیر کچھ اچھا نہیں لگتا، جنت نے روتے ہوئے کہا۔ اور اگر مجھے یا اس میں سے کسی ایک کو چنا ہو تم کسے چنو گی؟ شیان کے سوال پر جنت کا دل زور سے دھڑکا۔ ہے کیسی کشمکش میں ڈال دیا تھا شیان نے اسے، ایک طرف وہ تھا اور اس کے معصوم دل پر قابض ہوا بیٹھا تھا، اور دوسری طرف اس کا باپ تھا جو اسے اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز تھا، جس کا وہ غرور اور مان تھی، تو کس محبت کا پلڑا بھاری تھا۔ بہت دیر سوچ کر جنت نے اپنا جواب تلاش کیا۔ آپ کو بابا، میں ہمیشہ آپ کو چنوں گی۔ اپنی بیٹی کے جواب پر شیان شان سے مسکرایا۔ تو پھر ایک بات یاد رکھنا بیٹا کہ ایک باپ اپنی بیٹی کے لیے کبھی بھی کچھ غلط نہیں سوچ سکتا، اسے اپنی بیٹی اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز ہوتی ہے۔ آہستہ سے جنت نے آہستہ سے ہاں میں سر ہلایا۔ مجھے آپ کا ہر فیصلہ منظور ہے بابا، میں وہی کروں گی جو آپ چاہتے ہیں۔ اپنی بیٹی کے جواب پر شیان نے مسکرا کر اس کا ماتھا چوما۔ تم میرا غرور ہو جنت، آج یہ بات کہہ کر تم نے میرا مان مزید بڑھا دیا ہے۔ شیان اپنی بات کہہ کر وہاں سے چلا گیا، لیکن وہ اس بات سے بے خبر تھا کہ اگر ایک باپ کے لیے سب سے عزیز چیز اس کی بیٹی کی خوشیاں ہوتی ہیں تو ایک بیٹی بھی اپنے باپ کے ناموس کی خاطر ان خوشیوں کو دہکتی بھٹی میں جھونک دیتی ہے۔ معراج خادم شفق سے ملنے اس کے گھر آئے تو اس کی پہلی نگاہ ایمان پر پڑی جو لاؤنج میں بیٹھی ٹی وی دیکھ رہی تھی۔ ایمان نے جیسے معراج کو دیکھا خوشی سے چہکتے ہوئے اس کے پاس آئی۔ کیسے ہو ملنگ؟ اتنے دنوں کے بعد آئے ہو، چلو میرے روم میں چلتے ہیں، میں تمہیں اپنا اسکیچ دکھانا ہے جو میں نے ہم دونوں کا بنایا ہے۔ ایمان نے خوشی سے اسے کھینچتے ہوئے بتایا، لیکن معراج اپنی جگہ جما رہا تھا۔ میں انکل سے ملنے آیا ہوں، معراج نے سنجیدگی سے کہا تو ایمان کے چہرے پر سے مسکان غائب ہو گئی۔ تم مجھ سے ملنے نہیں آئے؟ تم مجھ سے ناراض ہو کیا؟ یہ سوال پوچھتے ایمان کا دل خوف سے بند ہوا تھا۔ وہ نہیں چاہتی تھی اس کا سب سے اچھا دوست اس سے ناراض ہو جائے۔ نہیں، ناراض نہیں ہوں، بس انکل سے ملنے آیا ہوں۔ ایمان نے ہاں میں سر ہلایا، اس کا ہاتھ چھوڑا اور معراج وہاں سے خادم کے آفس کی طرف چل دیا، لیکن ایمان بے چین ہوتے دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر اس کے پیچھے گئی تھی۔ میں اندر آ جاؤں انکل؟ معراج نے دروازہ کھٹکھٹا کر پوچھا۔ ہاں آؤ معراج بیٹا۔ خادم صاحب کے کہنے پر معراج اندر آیا اور کمر کے پیچھے ہاتھ باندھ کر سر جھکاتے ہوئے اس کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ مجھے آپ سے بات کرنی ہے۔ ہاں کہو بیٹا۔ معراج کی پریشانی دیکھ کر خادم سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ بڑے بابا میری شادی اپنی بیٹی سے کرنا چاہتے ہیں، اس لیے میں ایمان سے شادی نہیں کر سکتا انکل۔ معراج کی بات پر خادم کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئی تھیں۔ لیکن معراج تم نے بتایا تھا کہ تم ایمان کو پسند کرتے ہو۔ خادم کے چہرے پر غصے کے آثار واضح تھے۔ جی انکل، لیکن میں بڑے بابا کی بات نہیں ٹال سکتا، اس لیے سوری۔ معراج اتنا کہہ کر پلٹا تو اس کی نگاہ دروازے میں کھڑی ایمان پر گئی، جس کی آنکھیں آنسوؤں سے تر ہو چکی تھی اور آہستہ سے چل کر معراج کے پاس آئی تو معراج کی نے اپنی پلکیں جھکا گیا۔ تمہاری شادی ہو رہی ہے ملنگ؟ معراج نے ہاں میں سر ہلایا۔ بہت مبارک ہو تمہیں ملنگ، بہت خوش قسمت ہونا ہے نا، وہ تم اب ہمیشہ اسی کے دوست بن جاؤ گے۔
ईमान ने नम आंखों से मुस्कुराकर कहा, फिर एक ख्याल के तहत इन आंखों में खौफ उतर आया। तुम मुझे भूलोगे तो नहीं ना मलंग? तुम मुझसे दोस्ती तो नहीं तोड़ोगे? इससे पहले मेराज कुछ कहता, ईमान इसके पास और इसके हाथ बेचैनी से थाम लिए। प्लीज मुझसे दोस्ती मत तोड़ना, मेरा कोई नहीं है। प्लीज चाहे तो 1 साल में 1 बार मिलने आ जाना, लेकिन मुझसे दोस्ती ना तोड़ना। ईमान की बात पर कई आंसू मेराज की सब्ज आंखों से टूटकर जमीन पर गिरे। नहीं तोड़ूंगा तुमसे दोस्ती, वादा। मिराज ने इसे यकीन दिलाया तो ईमान ने जल्दी से अपने आंसू पोंछे। अपनी मंगेतर को कहना मेरी दोस्त कहती है, मिराज बहुत अच्छा है, इसका बहुत ज्यादा ख्याल रखे, वो इस दुनिया में सबसे ज्यादा अच्छा है। ईमान ने इतना कहा और फिर फूट फूट कर रोते हुए वहां से चली गई। मिराज ने कुर्ब से अपनी सब्ज आंखें मींच ली। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरा साथ किसी और से शादी का वादा करके मेरी बेटी से झूठे वादे करने की? हाँ बोलो। खादिम मिराज के सामने आया और इसे गिरबान से पकड़कर घूरते हुए कहा। एक पल में खौफ से मिराज का दिल हलक में आया था। अंकल, बहुत शौक है ना तुम्हें अपने बड़े पापा की बेटी से शादी करने का? बहुत अच्छा लगता है ना तुम्हें वो? और तुम्हारा वो मामू वजदान खान, सच जानोगे ना तो इनकी शक्ल तक देखना गवारा नहीं करोगे। खादिम के गुस्से से कहने पर मेराज की सब्ज आंखें हैरत से फैल गई थीं। ये आप क्या कह रहे हैं? हाँ मिराज, साथ तुम्हारे माँ बाप का कत्ल हुआ था जो तुम्हारी प्यारी ममानी की बहनोई ने किया था। और जानते हो क्या किया इन दोनों ने इसके साथ? माफ कर दिया इसे, मुल्क से बाहर भगा दिया जहां वो आज भी अय्याशी कर रहा है। खादिम की बात पर मिराज की आंखें हैरत से फैल गई। नहीं, आप झूठ बोल रहे हैं। झूठ? जाकर अपने बड़े बाबा से पूछना मिराज, तुम्हें पता लग जाएगा कि सच क्या है और झूठ क्या है। इतना कहकर खादिम ने मिराज को झटके से छोड़ा। निकल जाओ मेरे घर से, और अब मेरी बेटी और मजीद अजियत देने मत आना यहाँ। खादिम ने गुस्से से कहा तो मिराज जल्दी से वहां से बाहर आ गया, लेकिन दिमाग में अभी भी खादिम की बातों का फितूर घूम रहा था। लेकिन इससे फैसला कर लिया था, वो शयान से ये सवाल जरूर करेगा। हानिया और अंस कॉल के बताए हुए इलाके में पहुंच चुके थे, जो पहाड़ों के दामन में बना छोटा सा गांव था और इर्द गिर्द बस पहाड़ी थे। इस शख्स के बताने के मुताबिक इस पहाड़ के पास एक खुफिया रास्ता गार में से गुजरता है, जिस कारण बस इन खास लोगों को है। हमें इसी रास्ते से अंदर दाखिल होना होगा। हानिया ने हाँ में सर हिलाया। तुम्हें पश्तो आती है? हानिया ने फौरन हाँ में सर हिलाया। फैंटास्टिक, बस हमें अगर कोई रोकेगा तो हम कहेंगे कि हम इसी गांव में रहते हैं, लेकिन हमारा मेन टारगेट ट्रागा का घर है, हमें जल्द से जल्द वहीं जाना है। हानिया ने हाँ में सर हिलाया। और इससे आगे मेरा काम होगा। अंश मुस्कुराया। इसके हाथ में एक पिस्टल पकड़ा दी जो हानिया ने छुपा ली। अंश इसे इस गार से लेकर इस गांव में आया। थोड़ी ही देर में इन्हें वो घर मिल गया जिसकी निशानियां इन्हें इस आदमी ने बताई थी। जाओ हानिया। हानिया घर के पीछे ही हूँ, तुम वानिया को वहां भेज देना, ठीक है? हानिया इतना कहकर जाने लगी तो अंश ने इसका हाथ थाम कर इसे रोका। अपना ख्याल रखना। हानिया ने हल्का सा मुस्कुराकर इस बात में सर हिलाया। इस घर की जानिब चली गई। बाहर 2 पहरेदार खड़े थे। हानिया दरवाजे की जानिब बढ़ी और वो दोनों हैरत से इसे देखने लगे। आप तो अंदर नहीं था? एक ने टूटी फूटी उर्दू में पूछा। मैं कब से बाहर हूँ, पता भी नहीं तुम लोगों को? ना जाने ध्यान कहाँ होता है आप दोनों का। नहीं, काम पर ध्यान देना। हानिया ने सख्ती से कहा तो दोनों ने हाँ में सर हिला दिया। हानिया कमरे में अड़ बेचैनी से यहाँ वहां देखने लगी। वानी ऐसे कोने में सिमटी रोती हुई नजर आई। वानी? बिल्कुल अपने जैसी ही आवाज वानिया के कानों में पड़ी तो हैरत से निगाह उठाकर हानिया को देखा जो इसके सामने खड़ी थी। हानी? वानिया ने नम आंखों से कहा, लेकिन हानिया तो रोते हुए इस बात में सर हिलाया। वानिया जल्दी से उठी और भागकर हानिया से लिपट गई। हानी कहाँ थी तुम? मैं इतना अरसा यहाँ कैद में रही हानी तुम्हारे बिना। वानिया इसके सीने से लिपटी रोते हुए कह रही थी। वानी बस रो मत, अब मैं आ गई हूँ ना, अब सब ठीक हो जाएगा। हानिया ने इसके आंसू पोंछते हुए कहा और बेचैनी से दरवाजे की तरफ देखा जहां बाहर अभी भी 2 पहरेदार खड़े थे। वानी मेरी बात ध्यान से सुनो, तुम्हें यहाँ से बाहर निकलना होगा और तुम इस घर के पीछे चली जाना। वहाँ अंश तुम्हारा इंतजार कर रहा है, वो तुम्हें यहाँ से लेकर जाएगा। हानिया ने एक चादर पकड़ के इसके सर पर डालते हुए घूंघट निकाल कर कहा, जबकि इसकी बात सुनकर वानिया बेचैन हो चुकी थी। लेकिन हानि, तुम मेरी फिक्र मत करो हानिया, मैं यहाँ से भाग जाऊंगी, तुम जानती हो मैं भाग जाऊंगी, तुम बस जल्दी से जाओ यहाँ से। हानिया बाकायदे से दरवाजे की तरफ खींचते हुए कह रही थी। वानिया अपनी कैफियत समझ नहीं पा रही थी और वह इस जगह को छोड़कर जाना चाहती थी, और आज ये जब हो रहा था तो ना जाने क्यों ट्रागा से दूर जाने का ख्याल वो अंदर ही अंदर खत्म कर रहा था।
नहीं वानिया, वो बहुत बुरा है, किसी से मोहब्बत नहीं करता, बस तुम्हें अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करना चाहता है। वानिया के दिल से आवाज आई तो अपने आंसुओं को बेदर्दी से साफ करते हुए इसने हाँ में सर हिलाया और अपना घूंघट निकाल लिया। हानिया से हाथ थामकर बाहर ले आई और बाहर खड़े पहरेदार हैरत से इन दोनों को देखने लगे। ये लड़की कौन है? वानिया की तरफ इशारा करते हुए एक पहरेदार ने हैरत से पूछा। दोस्त है मेरी, सुबह से यही है, ना जाने ध्यान कहाँ होता है आप लोगों का, तुम घर जाओ। हानिया ने पहरेदारों को डबटते हुए कहा और वानिया का हाथ दबाकर कहा और वह खामोशी से वहां से चल पड़ी। जब इसने देखा कि पहरेदारों का ध्यान इस पर नहीं तो जल्दी से घर के पिछली तरफ आई जहां वाकई मैं अंश इसका खड़ा इंतजार कर रहा था। हानिया, अंश की आवाज पर वानिया ने अपना घूंघट हटा दिया। ये मैं हूँ अंश भाई। अंश ने इस बात में सर हिला और इसे फिर से घूंघट तोड़ने का इशारा करके अपने साथ इसको खुफिया रास्ते की जानिब ले जाने लगा जहां से वो लोग आए थे। अंश भाई, मेरी जगह वानिया वहां पर है, वो वहां से कैसे आएगी? फिक्र मत करो गुड़िया, तुम्हें महफूज जगह पर छोड़कर मैं उसे ले आऊंगा। वो लोग एक पहाड़ की जानिब चले गए जहाँ एक गार में से रास्ता निकलता था। अभी उन्होंने इस गार की जानिब कदम बढ़ाया था कि जब गोलियां चलने की आवाज इनके कानों से टकराई। वानिया खौफ से कांप उठी। एक आदमी इसकी तरफ आता दिखा और वो दोनों फौरन गार की ऊँट में छुप गए। इस आदमी के पीछे दो फौजी भी थे। ये क्या है अंश भाई? वानिया ने घबराते हुए पूछा। लगता है इन लोगों पर फौज ने हमला किया है। ये सुनकर वानिया का दिल खौफ से बंद हो गया। ना जाने अब वो रागा के साथ क्या करेंगे। ना चाहते हुए भी इस बेवफा शख्स की एक खौफ से इसके मासूम दिल में आया। वानिया, मेरी बात ध्यान से सुनो, तुम यहाँ छुपो और मैं हानिया को लेकर आता हूँ। इसे इस खतरे में नहीं छोड़ सकते हम। कुछ भी हो यहाँ से बाहर मत आना और ये गन अपने पास रखो। अंश के समझाने पर वानिया ने इस बात में सर हिलाया और इसके हाथ से बंदूक पकड़ ली। अंश वहां से चला गया और वानिया गोलियों की आवाज पर खुद से सिमटती चली गई। अचानक ही रागा की जानी पहचानी आवाज वानिया के कानों से टकराई। वो शायद पश्तो में किसी को कुछ कह रहा था। इसकी आवाज सुनकर वानिया धड़कते दिल के साथ इस कार से बाहर आई और एक दरख्त की ओट में छुपकर इसे देखा। अमाद, वानिया ने बेयकीनी से इसे देखते हुए हल्के से कहा, क्योंकि इस वक्त एक फौजी की लाश जमीन पर पड़ी थी और दूसरा फौजी भी जमीन पर रागा को देख रहा था, जबकि रागा इस पर बंदूक ताने मुस्कुराते हुए कुछ कह रहा था। मुझे पकड़ना बहुत मुश्किल है, रागा ने मुस्कुराकर कहा और बंदूक का रुख इस फौजी के माथे की जानिब किया। नहीं, रुक जाए, मत करे ऐसा, वानिया चिल्लाई और इसके पास आने लगी, लेकिन रागा ऐसे था जैसे सुन ही ना रहा हो। जहन्नुम में जाओ फौजी, रागा ने हंसकर कहा, लेकिन इससे पहले कि वो गोली चलाता वानिया की आवाज इसके कानों में पड़ी। रुक जाए वरना गोली मार दूंगी। रागा ने हैरत से इस छोटी सी लड़की को देखा जो कांपते हाथों में पिस्तौल पकड़ी से ताने रोते हुए कह रही थी, तुम मुझे मारेगा? मजाक अच्छा था माड़ा। रागा ने इसके कांपते हाथों से चोट करके कहा और फिर से बंदूक इस फौजी की जानिब कर दी जो अपनी टांग में लगी गोली की वजह से उठने से कासिर था। रागा अपने दुश्मन को किसी चिड़िया के डर से नहीं छोड़ेगा। इतना कहकर रागा ने बंदूक इसके माथे के साथ दिखा दी। ला इलाहा इल्लल्लाह, फौजी ने आंखें बंद करके कहा। तभी फिजा में गोली की आवाज गूंजी। रागा ने फौजी निगाहें उठाकर अपने सीने को देखा जहां से खून की धारें निकल रही थी। फिर इसने हैरत से सामने खड़ी वानिया को देखा जो फूट फूट कर रोते हुए बुरी तरह से कांप रही थी। ऐसा लग रहा था बंदूक इसके हाथ से गिर जाएगी। रागा ने अपनी बंदूक को फौज से हटाकर वानिया की जानिब किया तो वानिया ने कांपते हाथों से एक और गोली चला दी जो अब की बार सीधा रागा के दिल में लगी और साथ ही इसका वजूद जमीन पर ढह गया। इसको यूं देखकर बंदूक वानिया के हाथ से छूट गई और रोते हुए रागा के पास आई। अमाद, वानिया ने इसके सीने पर हाथ रखकर इसे पुकारा जहां खून निकल रहा था और धड़कता दिल बंद हो चुका था। बहुत से आंसू वानिया की आंखों से टूटकर गिरे और अपनी ही मोहब्बत को अपने हाथों से मार चुकी थी। वानिया के जाते ही हानिया ने अपने पास छुपाई पिस्टल निकाली और बाहर मौजूद पहरेदारों को देखा जो जरूर हानिया को वानिया समझकर हल्के से ले जाते। इसी सोच के साथ हानिया बाहर निकली और एक आदमी के सर पर बहुत जोर से पिस्टल की बैक मारी। दूसरे आदमी ने हड़बड़ाकर इसे देखा, लेकिन इससे पहले वो कुछ कर पाता अंश वहां से आकर इसकी टांग पर बहुत जोर से पैर मारकर इसे गिराया और हानिया के हाथ से पिस्टल लेकर इसके सर में मारी, जिससे वो भी बेहोश हो गया। अंश, वानिया कहाँ है और आप यहाँ क्यों आए हैं? हानिया ने मामला प्लान के बरकस जाते हुए देखकर पूछा। हानिया, इन लोगों पर आर्मी ने अटैक किया है, शायद अभी चलना होगा वरना तुम पर खतरा बढ़ सकता है। हानिया ने इसकी बात समझकर हाँ में सर हिलाया। अंश हानिया को लेने वापस इस कार के पास आया, लेकिन हानिया को ना पाकर वो दोनों बहुत ज्यादा परेशान हो चुके थे। यही छोड़ा था इसे, कहाँ चली गई वो? अंश ने बेचैनी से इधर उधर देखते हुए पूछा। हानिया भी परेशानी से इधर देख रही थी, जबकि इसकी नजर कार से थोड़ी दूर मौजूद वानिया पर पड़ी। अंश वहाँ,
हानिया ने इसकी तरफ इशारा किया। वो भागकर वानिया के पास गई जो रागा के जख्म पर दबाव डालते हुए फूट फूट कर रो रही थी। फानी, हानी देखो, मैं क्या कर दिया, ये क्या कर दिया मैंने? फानिया बहुत ज्यादा रो रही थी और खून को रोकने की कोशिश कर रही थी। हानिया हैरत से अपनी बहन को देखने लगी। अंश ने अपना हाथ रागा की गर्दन पर रखा जहां जिंदगी की निशानी अब बंद हो चुकी थी। ये मर चुका है, अंश ने हानिया को बताया, जबकि इस बात पर वानिया मुसलसल इनकार में सर हिला रही थी। नहीं, हानिया ने खींचकर वानिया को खुद से लगाया। नहीं वानी, अब वो जिंदा नहीं, हानिया ने अफसोस से कहा। वानिया इसके सीने से लगकर फूट फूट कर रोने लगी। मैंने मार दिया इन्हें हानी, कातिल हूं मैं, फानिया रोते हुए कह रही थी जबकि हाथ रागा के खून से रसे हुए थे। हमें चलना होगा हानिया, इससे पहले इसके साथ ही यहाँ आ जाए। अंश की बात पर हानिया ने इस बात में सर हिला और वानिया को खुद के साथ लगाकर उठ खड़ी हुई। नहीं, मैं इन्हें छोड़कर नहीं जाऊंगी, हम इन्हें हॉस्पिटल लेके जाएंगे, वो ठीक है। वानी होश करो, वो मर चुका है, हानिया ने सख्ती से कहा और इसे जबरदस्ती अपने साथ लेकर वहां से जाने लगी। अंश ने भी इस फौजी को सहारा दिया और अपने साथ ले आया। थोड़ी दूर पहुंचते ही इन्हें आर्मी यूनिफॉर्म में मलबूस एक सिपाही मिला जिसने पहले तो इन पर बंदूक तानी, लेकिन फिर इनको पहचानते ही इन्हें अपने साथ आने का इशारा किया। वो इन्हें सड़क पर ले आया जहां बहुत सी आर्मी की गाड़ियां और फौजी मौजूद थे। बाबा, वजदान पर नजर पड़ते ही हानिया ने पुकारा तो वजदान पहले तो हैरत से पलटा, फिर अपनी दोनों बेटी को वहां देखकर भागकर इन्हें अपने सीने से लगा लिया। बाबा की जान, वजदान की आवाज मोहब्बत की शिद्दत से नम हो चुकी थी। इतने अरसे बाद बाप का साहिबान मिलने पर हानिया फूट फूट कर रो दी, जबकि वानिया तो यूं था जैसे पत्थर की हो चुकी थी। हानिया बेटा, तुम वानिया को लेकर गाड़ी में जाओ और हंस, मेरी बेटी को बाहिफाजत घर पहुंचाने की जिम्मेदारी तुम्हारी है। हंस ने सीने पर हाथ रखकर इस बात में सर हिलाया। और बाबा आप? मैं भी जल्दी घर आ जाऊंगा इंशाल्लाह, तुम बस वानिया को यहाँ से लेकर जाओ। हानिया ने हाँ में सर हिलाया और गाड़ी की तरफ बढ़ गई और इनकी गाड़ी में बैठते ही अंश ड्राइवर के साथ इन्हें वहां से ले जा चुका था। कहने के तो वानिया आज आजाद हो गई थी, लेकिन आजादी हासिल करते करते वो लड़की अपना सब कुछ हारी थी। 3 काली गाड़ियां कॉलेज के बाहर रुकी थी और इन गाड़ियों में से बंदूकें थामे गार्ड्स बाहर आए। हर कोई हैरत से इनको देख रहा था। तभी गाड़ी का दरवाजा खोलकर गाढ़े नीले पैंट कोट में मलबूस सलार मलिक ने निकला और शान से चलता हुआ कॉलेज में दाखिल हुआ। गार्ड्स बंदूकें पकड़े इनके पीछे आ रहे थे और हर कोई इसको सताइशी निगाहों से देख रहा था। प्रोफेसर साहब लेक्चर ले रहे थे जब सलार अपने गार्ड के साथ अंदर आया और स्टूडेंट्स पर नजर दौड़ाने लगा। क्या चाहिए आपको मिस्टर? प्रोफेसर ने पूछना चाहा, लेकिन सलार इन्हें मुकम्मल तौर पर नजरअंदाज करता जन्नत के पास और इसका हाथ पकड़ाकर अपने साथ खींचते हुए ले जाने लगा। शुक्र मिस्टर, कहाँ लेकर जा रहे हैं आप इसे? प्रोफेसर ने सलार को रोकना चाहा तो एक गार्ड ने अपनी बंदूक प्रोफेसर के कनपट्टी पर रख दी। ये देखकर सब तालिब इल्म सहम गए। सलार, जन्नत ने सहम कर सलार को पुकारा जो बस इसे गुस्से से खींचते हुए अपने साथ ले जा रहा था। एक खाली क्लासरूम में देखकर सलार वहां आया और जन्नत को दीवार के साथ लगाकर इसे घूरने लगा। सिर्फ हाँ या ना में जवाब देना मुझे। क्या तुम मेरा से शादी करने के लिए मान गई? सलार ने इससे खौफ से सफेद पड़ते चेहरे को गुस्से से देखते हुए दांत पीसकर सवाल किया। सलार, जन्नत खौफ से कांपते हुए अकलाने लगी थी जबकि आंखें आंसुओं से भी भर चुकी थी। हाँ या ना? सलार बहुत ऊंची आवाज में चिल्लाया तो जन्नत ने खौफ से आंखें मींच ली। सलार तो इसे जान से ज्यादा चाहता था, इसका ये रूप जन्नत कैसे बर्दाश्त करती? हाँ, एक खतरनाक चीख के साथ सलार ने अपने हाथ का मुक्का बनाकर इसके सर के साथ मौजूद दीवार पर मारा। तुमने कहा था सबसे ज्यादा मुझसे मोहब्बत करती हो, मेरे लिए पूरी दुनिया से लड़ सकती हो, फिर क्यों किया जन्नत? क्यों? क्या झूठ थी वो मोहब्बत? सलार के धारने पर जन्नत सहमकर मजीद रोने लगी। नहीं सलार, मैं बहुत चाहती हूँ आपको, लेकिन बाबा को नहीं खो सकती, इनको दुखी नहीं कर सकती। वो आप में से या खुद में से किसी एक को चुनने का कह रहे थे, तो तुमने अपने बाप को चुन लिया, मुझे ठुकरा दिया तुमने। सलार की दर्द से भरी आवाज पर वो शर्मिंदगी से सर झुका कर रोने लगी तो सलार ने इसका मुंह अपने हाथ में दबोचा। कान खोलकर सुन लो जन्नत शयान शाह, तुम सिर्फ और सिर्फ सलार मलिक की हो, तुम्हें मुझे चुनना होगा, याद रखना। सलार ने इसके मुंह के गिर्द अपनी पकड़ मजबूत करके कहा, जबकि जन्नत तो डर से अपनी आंखें जोर से नीचे कांप रही थी।
क्योंकि मैं सलार मलिक हूँ जन्नत, उस्मान मलिक का बेटा। जब कुछ मांगने से नहीं मिलता तो इसे छीन ले, मेरा खून में शामिल है। अपने कान के पास सलार की सरगोशी महसूस करके जन्नत कांप उठी थी, लेकिन आंखें खोलने पर खुद को अकेला पाकर वो फूट फूट कर रो दी। वो कैसे बाप या सलार में से किसी एक को चुनती, वो दोनों को टूट कर चाहती थी। मिराज इस दिन घर आते ही अपने कमरे में चला गया था। सारी रात इसने खादिम की बातों पर गौर करते गुजारी और अब सुबह होते ही वो सीधा शयान शाह के पास गया, जो अपने कमरे में लैपटॉप पर कोई काम कर रहा था। अरे मिराज, तुम उठ गए? मेरे पास तुम्हारे लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। माशाल्लाह कल वानिया और हानिया दोनों खैरियत से वजदान को मिल गई और इसकी भी वक्त घर पर पहुंच गई होगी। तुम्हारी बड़ी मामा और जन्नत भी वहीं गई हैं। मैं भी तुम्हारा वेट कर रहा था, शयान ने मुस्कुराते हुए बताया, लेकिन मिराज बस खामोशी से अपनी मुठ्ठियां पीछे खड़ा था। क्या हुआ है मिराज? क्या बड़ी मामा के बहनोई ने मेरे मामा बाबा को मारा था? मिराज के सवाल पर शयान ने ठटक कर इसे देखा। आज तक इसने और वजदान ने मिराज से ये सच्चाई छुपाई हुई थी, क्योंकि वो नहीं चाहते थे मिराज इनसे बदगुमान हो। मिराज, मेरी बात, क्या आपने और मामू ने इन्हें माफ कर दिया था? मिराज ने शयान की बात काट कर पूछा तो शयान अपना सर शर्मिंदगी से झुका गया। मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था मिराज, जनान ने मुझे धमकी दी थी, अगर मैंने इसे माफ नहीं किया तो वो अपनी जान ले लेगी। मुझे समझ और आपने मेरे मामा बाबा के कातिल को जाने दिया? किसने ये हक दिया था आपको, जिससे मेरा सब कुछ छीन लिया? आपने इसे माफ कर दिया? मिराज ने रोते हुए कहा तो शयान आगे बढ़ा, इसे अपने गले से लगाकर दिलासा देना चाहा। मेरी बात समझने की कोशिश करो मिराज, मैं मजबूर था, बहुत मजबूर। मुझे फर्क नहीं पड़ता, मैं आपको और मामू को कभी माफ नहीं करूंगा, कभी नहीं। मिराज इतना कहकर वहां से चला गया और शयान अपनी कुर्सी पर वापस बैठकर अपना सर हाथों में थाम चुका था। अब वो मिराज को कैसे समझाता कि ये सच क्या था? जरिश, आंखें खोलो, देखो कौन आया है। जनान के नरमी से कहने पर जरिश ने ऐसा से आंखें खोली और अपने सामने अपनी दोनों बेटियों को देखकर वो सरों की तरह रोते हुए इन्हें अपने सीने से लगा चुकी थी। फानी मेरी जान। जरिश ने बहुत मोहब्बत से इसका चेहरा अपने हाथों में लेकर चूमा, लेकिन वो तो अभी तक बस एक खामोश बुत बनी बैठी थी और अपनी बेटी की हालत जरिश भी महसूस कर चुकी थी। इससे पहले कि वो परेशान होकर कोई सवाल पूछती हानिया बोल उठी, ये क्या मामा, आपको बस फानी की परवाह है? मेरे बगैर उदास नहीं हुई थी आप? अपनी बेटी की बात पर जरिश ने नम आंखों से मुस्कुराते हुए इसका भी मुंह छुआ। तुम दोनों ही तो मेरा सब कुछ हो, मेरे जीने का सहारा। अपनी जान से भी ज्यादा चाहती हूँ मैं तुम दोनों को। जरिश ने दोनों को अपने सीने से लगाते हुए बहुत मोहब्बत से कहा था। चलो, अब तो हमारी वानी वापस आ गई ना, अब तुम भी आराम करके जल्दी से ठीक हो जाओ। जना ने जरिश के कंधे पर हाथ रखा, इसे हदायत दी तो वो खुशी से मुस्कुरा दी। हानिया, तुम वानियों को इसके कमरे में ले जाओ ताकि वो आराम कर ले। जरिश, तुम बस अब बेफिक्र हो और सो जाओ, तुम्हारी दोनों बेटियां तुम्हारे पास आ चुकी हैं। जरिश ने हाँ में सर हिलाया और इन दोनों का माथा चूम कर इन्हें वहां से जाने की इजाजत दी। हानिया वानिया को लेकर अपने कमरे में आ चुकी थी, लेकिन इसे इसकी बहुत ज्यादा फिक्र सता रही थी। हानिया ने इसे बेड पर बिठाया और खुद इसके सामने घुटनों के बल बैठ गई। हानी मेरी जान, क्या हुआ है? कुछ तो कहो तुम। हानिया ने इसका चेहरा थामते हुए बहुत मोहब्बत से पूछा, लेकिन वानिया ने कोई जवाब नहीं दिया और वह बस मुर्दा आंखों से ही वगैरह नुक्ते को घूरती रही। हानिया को इसकी बहुत ज्यादा फिक्र सता रही थी, वो समझ नहीं पा रही थी किस तरह से अपनी बहन को की कैफियत को समझे। वो बुरा था वानी, तुमने इसे मारकर कोई गुनाह नहीं किया। हानिया ने इसे समझाया तो वानिया ने एक नजर हानिया को देखा और फिर अपने हाथों को, जहां से खून हानिया साफ कर चुकी थी, लेकिन वानिया को अभी भी अपने हाथ रागा के खून से सने हुए नजर आ रहे थे। मार दिया, मैंने मार दिया इसे हानी, जिससे मोहब्बत की मैंने इसे मार दिया हानी। हानिया ने इसे खींचकर अपने सीने से लगा लिया। नहीं मेरी जान, ऐसा मत कहो, वो शख्स बहुत बुरा था, तुम्हारे जज्बों के काबिल नहीं था। इसके साथ वही हुआ जो इसके वो लायक था। हानिया ने इसे दिलासा दिया, लेकिन वानिया अभी भी सख्ती के आलम में अपने आप को कातिल कही जा रही थी। हानिया को इसकी हद से ज्यादा परवाह हो रही थी, लेकिन अभी इसने सोच लिया था चाहे कुछ भी हो जाता, वो वानिया की जिंदगी में तमाम खुशियां वापस लाकर रहेगी। मिराज शाम होने तक सड़कों पर मारा मारा फिरता रहा। इसके जहन में जो जहर घुल चुका था, इसने अपनी जड़ें बहुत मजबूती से गाड़ ली थी।
बचपन से ही इसे जान से ज्यादा चाहने वाला शयान आज इसे हद से ज्यादा बुरा लग रहा था। अपने सगे मामू का तो वो चेहरा भी नहीं देखना चाहता था। इस वक्त इसमें अपने प्यारों को लेकर बदगुमानी अरूज पर थी, और जब इंसान अपनों से बदगुमान हो जाए तो खैर इसे अपनों से भी भले मालूम होते हैं। मिराज ने भी सोचकर खादिम शफक के घर का रुख किया और गार्ड को बताया कि वो खादिम से मिलना चाहता है। कुछ देर बाद ही खादिम ने इसे अपने पास बुलाया। अब क्यों आए हो तुम? कोई कमी रहती थी मेरी बच्ची का दिल दुखाने में? खादिम ने मिराज को देखते हुए कहा, जो इससे के सामने सर झुकाए खड़ा था। मैं ईमान से निकाह करना चाहता हूँ अंकल, अगर आपकी इजाजत हो तो। मिराज की बात पर खादिम की आंखें हैरत से फैल गईं। लेकिन तुम तो अपने ताया की बेटी से शादी। इनसे अब मेरा कोई ताल्लुक नहीं, मेरा किसी से कोई ताल्लुक नहीं, मेरा सब कुछ अभी ईमान ही है। मिराज की बात पर खादिम मुस्कुराए और आगे बढ़कर मिराज को अपने गले से लगा लिया। फिक्र मत करो बेटा, अब तुम मेरे बेटे हो। वादा करता हूँ तुमसे, तुम्हारी हर मुश्किल अब से मेरी मुश्किल होगी। तुम्हारे बाप के कातिल को सजा दिलवाने की तुम्हारी मदद पूरी करूंगा। मिराज ने अपनी सब्ज आंखों से आंसू पहुंचकर चश्मा वापस आंखों पर लगाया और मुस्कुरा दिया। शुक्रिया अंकल। खादिम ने इसके कंधे पर अपना हाथ रखा। कल सुबह ही मैं तुम्हारा और ईमान का निकाह करवाऊंगा। इसके बाद तुम यहाँ मेरे पास रहोगे मेरे बेटे बनकर। मिराज ने इस पर बात पर मुस्कुराते हुए सर झुका लिया। जैसे आपकी मर्जी अंकल। खादिम ने मिराज का कंधा थपथपाया और शान से मुस्कुरा दिया। सब वैसा ही हो रहा था जैसा वो चाहता था। ईमान कमरे में बैठी स्केच बना रही थी, जो वो अक्सर बेहतर महसूस करने के लिए बनाया करती थी। तभी अचानक खादिम लाजमा के साथ कमरे में दाखिल हुआ। खादिम को देखकर ही ईमान सहम कर जल्दी से खड़ी हुई थी। ईमान बेटा, ये कपड़े लो और चेंज करके तैयार हो जाओ, आपके लिए एक सरप्राइज है। ईमान ने जल्दी से वो कपड़े पकड़े और हाँ में सर हिलाया। कुछ भी हो जाता, वो अपने बाप को गुस्सा नहीं दिलाना चाहती थी। खादिम ने मुलाजमा से ईमान को तैयार करने का कहा और खुद बाहर चला गया। खाला, मुझे ये कपड़े क्यों दिए हैं बाबा ने? ईमान वो रूसी जोड़ा पहनकर बाहर आई तो खादिम को वहां ना पाते हुए मुलाजमा से पूछने लगी। पता नहीं बेटा, बस अब तैयार हो जाओ जैसा कि साहब ने कहा है। ईमान खामोशी से आकर आईने के सामने बैठ गई और मुलाजमा के साथ मौजूद लड़की इसे तैयार करने लगी। ईमान वैसे तो खामोशी से बैठी थी, लेकिन इसका दिल बहुत ज्यादा डर रहा था। वो नहीं जानती थी कि आगे इसके साथ क्या होने वाला था। मुलाजमा इसे तैयार करके बाहर आई, जहां बहुत कुछ आदमी मौजूद थे। खादिम ने ईमान को देखा तो मुस्कुराकर इसके पास आया। मेरी जान, बहुत प्यारी लग रही हो। खादिम ने ईमान के माथे पर अपने होंठ रखे। बाबा, ये क्या हो रहा है? ईमान ने सहम कर नजरें झुकाते हुए पूछा। आपका निकाह। खादिम के जवाब पर ईमान का दिल खौफ से बंद हुआ था। निकाह? जी बेटा, निकाह, वो भी आपके बेस्ट फ्रेंड से। खादिम की बात पर ईमान की आंखें मजीद हैरत से फैल गई। इसने सामने देखा जहां पर मिराज पैंट कोट पहने खड़ा था। मेरा निकाह मिराज से हो रहा है। इससे पहले कि खादिम ईमान को कोई जवाब देता है, मिराज आगे बढ़ा और ईमान के हाथ अपने हाथों में थाम लिए। तुम करोगी क्या मुझसे निकाह? मिराज ने हिचकिचाते हुए पूछा। लेकिन तुम्हारा निकाह तो तुम्हारी कजन से होना था ना? नहीं, मेरा निकाह सिर्फ तुमसे होगा, अगर तुम चाहो तो। मिराज को देखकर ईमान मुस्कुरा दी, जो इससे भी ज्यादा घबराया हुआ था। तुम कभी मुझे मारोगे तो नहीं ना? ईमान के सवाल पर मिराज हैरान हुआ, फिर फौरन इनकार में सर हिलाया। कभी नहीं, वादा। ईमान को शायद यही जवाब चाहिए था, इसीलिए वह आंखों से मुस्कुरा दी। कभी मुझसे दूर नहीं जाओगे, हमेशा मेरे पास रहोगे? मिराज ने फिर से हाँ में सर हिलाया। अगला सवाल पूछने से पहले ही ईमान ने खादिम की जानिब देखा, जो इनसे दूर खड़ा मौलवी से कोई बात कर रहा था। मामा की तरह मर तो नहीं जाओगे? ईमान के सवाल पर मिराज ठटक गया। वो इसे क्या जवाब देता? जिंदगी और मौत इसके हाथ में तो नहीं थी ना। बोलो मलंग, मामा की तरह अल्लाह के पास तो नहीं जाओगे ना? ईमान को जब इसकी तरफ से कोई जवाब ना मिला तो इसे हिलाते हुए पूछने लगी। मैं नहीं जानता ईमान। मिराज के जवाब पर ईमान की आंखों में आंसू भर गए। लेकिन मैं वादा करता हूँ मिराज कि अगर तुम मर गए ना तो ईमान भी मर जाएगी। ईमान की बात पर मिराज का दिल दहल गया, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कहता, खादिम वहां आया और ईमान के गिर्द अपना हाथ रखा। चलो बच्चों, अब निकाह शुरू करते हैं, देर हो रही है। मिराज ने हाँ में सर हिलाया। मिराज सोफे पर बैठा तो खादिम ने ईमान को इसके साथ बिठा दिया। निकाह होने पहले ईमान की तरफ मुतवज्जो हुआ। ईमान, खादिम, वल, शफक
آپ کا نکاح میراج سعد رفیق کے ساتھ حق میں ہے 2 لاکھ روپے سکہ راج فی الوقت نکاح طے پایا ہے، کیا آپ کو قبول ہے؟ نکاح خواہ کے سوال پر ایمان نے شرمیلی سی نگاہ اٹھا کر معراج کو دیکھا اور معراج بھی شرما کر اپنی نگاہ جھکا گیا۔ قبول ہے، ایمان نے آہستہ سے 3 مرتبہ یہی جواب دیا اور اس سے دستخط کر کے نکاح خواہ معراج کی جانب مڑا۔ معراج سعد رفیق، آپ کا نکاح ایمان خادم خادم شفق کے ساتھ 2 لاکھ روپے سکہ راج فی الوقت نہ طے ہونے پایا ہے، کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ قبول ہے۔ معراج ابھی الفاظ معراج کے منہ میں ہی تھے جب شیان کی آواز پر سب نے ٹھٹک کر دروازے کی جانب دیکھا جہاں شیان اور وجدان موجود تھے۔ یہ کیا کر رہے ہو تم معراج؟ وجدان نے سختی سے پوچھا تو ایمان سہم کر معراج کے پیچھے چھپ گئی۔ میں اسے شادی کر رہا ہوں مامو، جسے میں پسند کرتا ہوں۔ معراج کی بات پر وجدان تھوڑا آگے ہوا۔ اور تم نے مجھ سے یہ شیان سے پوچھا بھی نہیں؟ کیا ہم اتنے ہی غیر ہو گئے تھے تمہارے لیے؟ وجدان کے سوال پر معراج نے اپنا سر شرمندگی سے جھکا لیا، پھر کچھ دیر بعد اس نے ہاں میں سر ہلایا۔ جی خیر ہو گئے ہیں آپ میرے لیے، تب ہو گئے تھے جب آپ نے میرے ماما بابا قاتل کو معاف کیا۔ اب میں اپنی مرضی کا مالک ہوں، جو چاہے کروں گا۔ معراج کی بات سن کر وہ دونوں بہت زیادہ حیران ہوئے تھے، ان کے سامنے اس طرح کی باتیں کرتا معراج تو نہیں تھا ان کا۔ معراج بیٹا، نہیں بڑے بابا، آپ چلے جائیں یہاں سے، میں اور آپ سے کوئی تعلق نہیں۔ اپنی نم ہوئی سبز آنکھوں سے کہہ کر معراج ناخواں کی جانب مڑا۔ مجھے یہ نکاح قبول ہے، قبول ہے، قبول ہے، معراج نے ایک ہی بار میں کہا۔ اپنے سامنے رکھے نکاح نامے پر سائن کر دیے۔ خادم نے ایک فاتحہ مسکان شیان اور وجدان کی جانب اچھالی۔ چلو شیان، اب ہمارا یہاں کوئی نہیں، ہمارے بیٹے کو آج کوئی اور اپنا بیٹا بنا چکا ہے، لیکن وہ یہ بات ضرور یاد رکھے کہ اگر اس پر آج بھی آئی ہم سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ وجدان نے اپنی سبز نگاہوں سے گھورتے ہوئے وارن کیا اور شیان کو لے کر وہاں سے چلا گیا۔ رات کو خادم نے معراج کو ایمان کے کمرے میں بھیجا۔ معراج بہت زیادہ ہچکچا رہا تھا، اس کی سمجھ نہیں آ رہا تھا وہ ایمان کو کیا کہے گا۔ خیر کافی دیر دروازے کے باہر کھڑے ہونے کے بعد وہ کمرے میں آئے تو ایمان آئینے کے سامنے کھڑی مسکراتے ہوئے خود کو دیکھ رہی تھی۔ ارے ملنگ، یہاں آؤ، دیکھو میں کتنی پیاری لگ رہی ہوں۔ معراج کو دیکھتے ہی ایمان اس کے پاس ہوئی، اس کے ہاتھ کو اپنے ہاتھ میں پکڑ کر اپنے ساتھ آئینے کے سامنے لے آئی۔ دیکھو میں تم سے بھی زیادہ پیاری لگ رہی ہوں نا؟ معراج نے بھی مسکرا کر ایمان کو دیکھا جو سچ میں بہت پیاری لگ رہی تھی۔ ہاں، اس دنیا کی سب سے زیادہ پیاری لڑکی۔ ایمان کھل کر مسکرائی اور اپنے قدم اونچے کر کے معراج کے گال پر اپنے ہونٹ رکھے۔ ایمان کی اس حرکت پر معراج پہلے تو حیران ہوا، پھر شرما کر اپنا چہرہ سائڈ کر لیا۔ شرما کیوں رہے ہو ملنگ؟ ایمان نے ہنستے ہوئے پوچھا۔ اب تمہیں تو شرم آتی نہیں، تمہیں تو کوشش شرمانے والا کام کر لینا۔ معراج کی بات پر ایمان ہنسنے لگی، پھر ہنستے ہوئے خود کو پھر سے آئینے میں دیکھا۔ ویسے تم زیادہ پیارے نہیں میرے چشموں ملنگ، لیکن قسمت دیکھو اتنی پیاری لڑکی بھی بن کر ملی ہے تمہاری۔ ایمان نے اترا کر کہا، پھر موبائل پکڑ کر معراج کو پکڑایا۔ چلو اب سیلفی بناؤ ہم دونوں کی۔ معراج نے وہ موبائل پکڑا اور ان دونوں کی تصویریں بنانے لگا۔ بہت سی تصویریں بنانے کے باوجود ایمان کا دل نہیں بھر رہا تھا۔ چلو اب ہم سوتے ہیں، دیر ہو گئی ہے ایمان۔ معراج نے موبائل بند کر کے ساتھ میں جو ٹیبل پر رکھتے ہوئے کہا اور ایمان مسکرا دی۔ پتا ہے ملنگ، آج میں کتنی خوش ہوں، اتنی خوش ہوں جتنی میں ماما کے زندہ ہونے پر ہوا کرتی تھی۔ اپنی ماں کو یاد کر کے ایمان پھر سے افسردہ ہو گئی اور آنکھوں سے آنسو خوف سے بھر چکے تھے۔ کیا ہوا آنٹی کو؟ معراج کو اس کے چہرے پر افسردگی ایک پل کے لیے بھی اچھی نہیں لگی تھی، جبکہ اس سوال پر ایمان بہت دیر تک چہرہ تکتی رہی، پھر آگے ہو کر معراج کے کان میں سرگوشی کی۔ مانسٹر نے مار دیا تھا انہیں، ایمان نے آہستہ سے کہا۔ کون مانسٹر؟ معراج نے گھبرا کر پوچھا۔ نہیں بتا سکتی۔ کیوں؟ کیونکہ پھر وہ مانسٹر تمہیں بھی مار دے گا۔ ایمان نے اتنا کہہ کر اٹھ کر کپڑے بدلنے چلی گئی، جبکہ معراج وہیں کھڑا بہت دیر تک اس کی باتوں کو سوچتا رہا تھا۔ خادم شان سے اپنے کمرے میں بازو پھیلائے صوفے پر بیٹھا، آنکھیں مندے مسکرا رہا تھا، چہرے پر بلا کا سکون تھا۔ کیا ہوا سر، آج آپ بہت خوش نظر آ رہے ہیں؟ عرفان نے مسکراتے ہوئے پوچھا، جو آج تقریباً 1 ہفتے بعد خادم کے دیے کام سے واپس آ رہا تھا۔ خوش تو ہوں گا نا میں عرفان، وہ ہو گیا جو میں چاہا تھا، خادم نے مسکراتے ہوئے کہا، جبکہ عرفان اس کی بات پر حیران ہوا۔ ایسا کیا ہو گیا ہے سر؟ آج میں نے ایمان کا نکاح معراج سے کروا دیا۔
ये बात कहते हुए जहां खादिम के चेहरे पर मुस्कुराहट गहरी हुई थी, वहीं इरफान के चेहरे का रंग उड़ चुका था। अरे इतना परेशान क्यों हो रहे हो इरफान? तुम तो पहले से जानते थे मैं मिराज को अपने साथ क्यों लाया था, क्योंकि मैं इसका निकाह हमेशा से अपनी इकलौती बेटी ईमान से करना चाहता था। खादिम ने इतना कहकर शराब का गिलास उठाकर अपने होठों से लगाया। वो मासूम बच्चा कितना खुश हो रहा है, जैसे पूरा जहां मिल गया हो इसे। मेरी खातिर अपने ताया और मामू को भी छोड़ दिया। खादिम के चेहरे पर इस वक्त सफाकी और बहुत ज्यादा चालाकी थी। बेचारा नहीं जानता जिसको बीवी बना बैठा है, इसका बाप ही इसके माँ बाप का कातिल है। बेचारा नहीं जानता वो सुल्तान का दामाद बन चुका है। खादिम फिर से हंसा, शराब का गिलास अपने लबों से लगाया। लेकिन सर, आपने मुझसे वादा किया था कि ईमान मेरी होगी। इरफान ने बहुत ज्यादा अफसोदगी से कहा। इसे ये गम नहीं भूल रहा था कि ईमान आज इस बोंगे की हो चुकी थी। सबर इरफान, सबर। वैसे भी चंद माह के मेहमान है बेचारा। एक बार मेरा मकसद पूरा हो जाए तो इसके माँ बाप के पास पहुंचा दूंगा इसे भी। खादिम ने दांत पीस कर कहा। लेकिन सर, आप मुझसे भी तो भरोसा कर सकते थे। उफ, मेरे आरिफ खान उर्फ एके, तुम्हें क्या लगता है 200 करोड़ की जायदाद के लिए मैं तुम पर भरोसा करता, जो दुनिया से अपना असली नाम तक छुपा कर इरफान बना हुआ है? अचानक से माजी को याद करके खादिम के हाथ की गिरफ्त गिलास की गिरफ्त मजबूत हुई थी। अपने अमीर माँ बाप की इकलौती औलाद थी ईमान की माँ, और इसी उम्मीद से मैंने इससे शादी की थी कि ये सारी जायदाद कल को मेरी होगी। लेकिन कमीनी को मुझ पर शक हो गया और सारी की सारी जायदाद इस ईमान के नाम कर दी, इस शर्त पे कि ईमान भी वो जायदाद अपने शोहर और औलाद के अलावा किसी को भी नहीं दे सकती। लेकिन वो जानती नहीं थी मैं भी सुल्तान हूँ। कच्ची गोलियां नहीं खेली मैंने। खादिम ने गिलास उठाकर दीवार में मारा। मैं गरीब पैदा हुआ था, एक अपने गरीब माँ बाप का सबसे बड़ा बेटा था, जिंदगी की मार खाने वाला, लोगों के ताने सुनने वाला। गुर्बत में मैंने बस एक ख्वाब देखा था, इस मुल्क का बादशाह बनने का ख्वाब। मुझे अपने नाम जैसा खादिम नहीं बनना था, मुझे सुल्तान बनना था, सुल्तान। खादिम अपनी जगह से उठा, मेज पर पड़ी अपनी और अपनी बीवी की तस्वीर को उठाया। बहुत तलवे चाटने पड़े थे मुझे इस औरत के, ताकि इसको अपनी मोहब्बत के जाल में फंसा लूं। और हमारी शादी के बाद जब मंजिल करीब आई, उस्मान मलिक के बाद मैं पार्टी का सरबराह बन गया। वो बादशाह बनने की राह पर चल पड़ा, जिसका ख्वाब मैंने बचपन से देखा था। खादिम शान से मुस्कुराया। लेकिन इस घटिया औरत ने अपनी सारी दौलत मेरे हाथ से छीन ली, वो भी तब जब मुझे इसकी जरूरत थी, और जब मुझे ये पता चला कि इसने सब कुछ ईमान के नाम कर दिया है। मैंने मार दिया इसे, मैंने मार दिया। मैंने इसके मुंह पर तकिया रखकर इसे मार दिया। खादिम की आंखों में अब वहशत उतर चुकी थी। लेकिन वो ईमान ने देख लिया, और इसे तो मैं मार भी नहीं सकता था। अगर मार देता तो सारी दौलत इस कमीनी की वसीयत के मुताबिक चैरिटी में चली जाती। खादिम ने फिर से दांत कचकचाते और इरफान की जानिब मुड़ा। इसीलिए मैंने 7 साल की उम्र में ईमान को डरा कर रखा, अभी इसे घर से भी नहीं निकलने दिया। इसे खुद से इतना डरा दिया कि मेरा हुक्म ना मानने की इसमें जुर्रत ना बाकी रहे। इसीलिए तो मैंने तुम्हें भी इसे डराने का कहा था, और देखो आज तक सच ईमान की जुबान पर नहीं आया। इरफान ने हाँ में सर हिलाया। हाँ, डरती तो वो हम दोनों से है, लेकिन अब वो मिराज। तुम इसकी फिक्र कर रहे हो एके? वो जो कॉलेज के बच्चों से भी मार खाता है और अपने साइज से भी डरता है। इसे ईमान के करीब लाने से पहले इसके बारे में सब मालूम किया था मैंने। वो मेरी प्लान के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। खादिम ने इरफान के कंधे पर अपना हाथ रखा। फिक्र मत करो एके, अगले महीने 18 साल की हो जाएगी, तब इसे ये सारी दौलत में मिराज के नाम करवाऊंगा। और मिराज जितना डरपोक है ना, एक पल में वो सारी दौलत मेरे नाम कर देगा। इसके बाद मैं इसे भी वैसे ही मारूंगा जैसे इस कमीनी माँ को मारा था। फिर ईमान तुम्हारी जो मर्जी करना इसके साथ मेरी बला से। खादिम की बातों से कहीं से भी नहीं लग रहा था कि वो ईमान का सगा बाप था। इससे बेहतर तो बहुत से सौतेले बाप होते हैं, लेकिन वो भी तो सुल्तान था, दरिंदगी की जीती जागती मिसाल। लेकिन आपने मिराज के माँ बाप को क्यों मारा? अगर आपको पार्टी का सरबराह बनने के लिए उस्मान मलिक को रास्ते से हटाना था, तो आप ऐसे भी तो मार सकते थे। इरफान ने कब से अपने जहन में आता सवाल इससे पूछा। क्योंकि मिराज की माँ कोई और नहीं सिकंदर थी, एक वही सिकंदर जिसने मेरे भाइयों को मारा। खादिम की बात पर इरफान की आंखें हैरत से फैल गईं।
हाँ, मेरे 2 छोटे भाई, जिनमें से एक ने एक लड़की को इसकी औकात दिखाई और दूसरे ने इसकी तस्वीरें ली, तो इस सिकंदर ने इनके घर में घुसकर दोनों को मार दिया। छुप कर देख रहा था मैं सब, लेकिन कुछ नहीं कर पाया क्योंकि मेरे पास कोई हथियार नहीं था। वो मुझे भी मार देती, लेकिन कसम खाई थी मैंने अपने भाइयों के जनाजे पे कि सिकंदर को, जिसकी सच्चाई सिर्फ मैं जानता था, इसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। खादिम ने दांत पीस कर कहा। बहुत देर में मुनासिब मौके की तलाश में रहा और वो मौका मुझे तब मिला जब मैं इसे उस्मान मलिक के ऑफिस में उस्मान को इसे धमकी देते सुना। खादिम के चेहरे पर शैतानी वाज़िया थी। एक तीर से 2 शिकार खेलने का फैसला किया मैंने। इस सिकंदर से अपना बदला भी ले लिया और उस्मान को भी अपने रास्ते से हटा दिया। और देखो आज मैं कहाँ हूँ और वो कहाँ। इतना कहकर खादिम कहकर लगाकर हंसने लगा। कैसे मारा था आपने इसे? इरफान ने दिलचस्पी से पूछा, क्योंकि इसे अब इस कहानी में बहुत मजा आ रहा था। जबकि इस सवाल पर वो रात फिर से याद करते हुए खादिम के चेहरे पर शैतानी मुस्कुराहट आई। ओके गाइस, आज के एपिसोड के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। अपना ख्याल रखिएगा। फी अमानिल्लाह।